welcome all of you on today's webinar on taxation of companies, individuals, HUF, corporate societies under old and new regimes. And all this subject, only and only one person like Guruji can justice by enlightening on this subject because he knows the inners of the government. So we have requested our Guruji to guide us on this subject. Before over to Guruji, I would like to share one thing. And before 1 or 2 months, I was in a problem in on the gift section. I tried the books. I took the help of Google's. As usual, Google's gives lot of option. कभी कभी तो ये भी ऑप्शन देता है कि आप 10 किलोमीटर चलो और बाद में रोड ही बंद मिले, वापस आओ फिर जाओ। मेरे को खैर एनीवे टाइम मिला गुरुजी के पास जाने का। मैंने गुरुजी से वो डिस्कस किया सेक्शन 56। आप बिलीव करें ना करें, मेरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही गुरुजी ने उसका जवाब दिया और उसके डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बता दिया। तो मैं तो गुरुजी को बारंबार प्रणाम करता हूं कि गुरुजी के आगे गूगल भी फेल है। और ऐसे गुरुजी के लिए हमारी ये बनती है। आज हमारे अश्वनी जिंदल जी भी हैं जो कि कर्ता कहलाते हैं पंजाब के, कि गुरुजी को जब तक हमारी सच्ची गुरु के प्रति निष्ठा तभी पूरी होगी जब गुरुजी को हम किसी अवार्ड से नजवाएं। वैसे तो गुरुजी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी भी एक छोटी सी चीज थी, गुरुजी ने वापस कर दी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अवार्ड की घोषणा हो तो उसमें अपन बढ़ चढ़ कर भाग लें और गुरुजी को कोई द्रोणाचार्य या पद्मश्री का अवार्ड के लिए जरूर ये करें। इसके साथ साथ मैं सुनील धमीजा जी, अश्वनी जिंदल जी, अविनाश गुप्ता जी जो कि हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर हैं, उनका भी वेलकम करता हूं। मुदित जैन जी हैं, राजीव कोहली जी हैं, प्रेमलता बंसल जी हैं। मैडम वेलकम यू। एंड संजय शर्मा जी हमारे बार सेल्टेक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। पी राय चौधरी जी हैं जो कि हमारे सीनियर डीआर हैं, अब रिटायर्ड है, अभी नहीं है। रामदेव कागरा जी एज यूजुअल फ्रॉम कैलकाटा एंड ऑल द अटेंडी। एंड ओवर टू गुरुजी सर। Good evening to all. Rajesh Agarwal ji, CA Rajesh Agarwal ji, the founder of Pusa Road Study Circle. सुनील धमीजा जी, आजकल मेरे का कन्वीनर सुनील धमीजा जी होंगे शायद, और कोहली जी, राजीव कोहली जी, अविनाश गुप्ता जी, हमारे कर्ता जो हैं मैंने आपको बताया पूरी फैमिली के, अश्विनी जिंदल जी, मुदित कुमार जैन जी, प्रेमलता बंसल जी। मैडम प्रेमलता बंसल हैड बीन वेरी एक्टिव। जब भी मेरा लेक्चर होता है वो जरूर ज्वाइन करती है, मैंने देखा। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। संजय शर्मा जी, एडवोकेट संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी को वे काम भी दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दोस्त मित्र हैं और आपके भी सेल्टेक्स बार के हैं। उनको प्लाज्मा चाहिए तो ही इज बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। रामदेव कागरा जी फ्रॉम कलकत्ता। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए ये जो बात बताई, ये बात आज की नहीं है। ये प्लानिंग मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि वी विल सिंप्लीफाई द लॉ, और हम एक काम करेंगे, जितनी भी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं ग्रेजुअली वी विल रिमूव दिस डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन, एंड consequently we will reduce the tax rate also, and particularly for corporate. All over the world corporate taxation has been reduced. आपने देखा यूएस में भी कॉर्पोरेट टैक्स 21% आया है, और भी कई कंट्रीज में कॉर्पोरेट टैक्स को काफी नीचे लाया गया है। तो द कॉन्सेप्ट वाज दैट वी शुड आल्सो ब्रिंग डाउन द कॉर्पोरेट टैक्स। हमारे यहाँ दो चीजें हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो अब बदल के डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में लग गया। डबल टैक्सेशन कंपनी को पड़ता है। कंपनी इज वेरी हाईली टैक्स इन द सेंस, first the company pays tax on its income, and secondly earlier the company was paying tax on the dividend distributed by it. Now the shareholder will have to pay tax on the amount of the dividend which they receive from the company. So एक double taxation का concept वाली बातें आती हैं, whereas in the case of individual or a firm or LLP, once you pay the tax the entire money belongs to you, because that is not subject to any double taxation. Share of profit from a firm is fully exempt,
whereas share of profit of the company is taxable as in the form of a dividend in the hands of the company. So इसलिए कंपनी को रिड्यूस करने का ज्यादा विचार था. जिंदल जी मेरे साथ बार बार कह रहे थे कि कंपनी ने टैक्स रिड्यूस किया तो एलएलपी का क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा और फर्म का क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा. वो यही कारण है जिंदल जी. इन द केस ऑफ ए फर्म और एलएलपी, once the firm pays the tax or LLP pays the tax, thereafter whatever is the share of profit, it is fully exempt in the hands of the partner. Whereas in the case of a company, first the company pays tax, then whatever the amount is distributed in the form of profit, that is dividend, now it is taxable in the hands of the shareholder. Earlier it was taxable in the hands of the company. वो तो एक ही बात है, कंपनी के हाथ में टैक्स करो कि शेयर होल्डर के करो, करना तो था ही. So इस कॉन्सेप्ट की वजह से वेरी अनलाइकली कि टैक्स रेट फर्म का या एलएलपी का कम होगा, वेरी अनलाइकली. हाँ, जब सबका केस का रेट कम हो जाएगा तो सबका भी इसका भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज ओनली 30% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज इन फर्म. फर्म फिर फायदे में है राजेश जी, फर्म फिर भी फायदे में है. उनका सरचार्ज सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर है और वो भी 12%. Whereas in the case of an individual, or HUF or AOP BOI, the surcharge can go up to 37%. You know that. More than 1 crore, up to 50 lakh, no surcharge. 50 to 1 crore surcharge is 10%. For 1 crore to 2 crore surcharge is 15%. 2 crore to 5 crore surcharge is 25%, and 5 crore to 10 above surcharge is 37%. तो इतना सरचार्ज है कि इंडिविजुअल का टैक्स 42.74 हो गया. हम नहीं चाहते थे. ये लॉ में लास्ट मिनट में चेंज हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं. अगर जेटली जी होते थे कभी नहीं होता. हमने फिर भी रिकमेंड किया था कि अगर आपको इनकम टैक्स का रेट बढ़ाना है तो आप 5 करोड़ से ऊपर 35% कर दो, सरचार्ज को मत छेड़ना. अब क्या प्रॉब्लम है, सरचार्ज को क्यों छेड़ा गया और 35 क्यों नहीं किया गया? राजेश जी, जो टैक्स आता है वो शेयर होता है बिटवीन द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन जो सरचार्ज आता है दैट गोज एंटायरली टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इन्होंने क्या किया, लास्ट मिनट में उस सरचार्ज को उठाकर किसके हाथ में टैक्स सरचार्ज में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे नहीं किया. और वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप पूछिए नहीं. और वो किसको टैक्स लग रहा है? अब शेयर होल्डर को लग रहा है जो 5 करोड़ से ऊपर है, 42.74% उनका टैक्स हो गया. जबकि हमने कहा था कि इतना नहीं कीजिए. देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं. तो 3 चीजों में तो कर दिया सरचार्ज कम. 3 चीजों में सरचार्ज ज्यादा नहीं है, 15% से ऊपर नहीं है. मैं पुराना ओल्ड रिजीम बता रहा हूं. क्या वो 3 चीजें हैं, पुराना हो या नया हो, रेट तो यही है. क्या व्हाट इज सरचार्ज? दैट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A or a short-term capital gain 111A, and in case of dividend, surcharge cannot exceed 15%. Maximum surcharge 15% से ऊपर नहीं होगा. If your total income, individual AOP वगैरह की income अगर 2 करोड़ से ज्यादा भी है, तो that part of total income which relates to long-term capital gain 112A or short-term capital gain 111A, or listed shares sold through recognized stock exchange और डिविडेंड, इसके ऊपर सरचार्ज अश्विनी जी 15% से ऊपर नहीं लगेगा, चाहे आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए या 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए. हाँ, 5 करोड़ से कम है और 2 करोड़ से कम है तो 50 से नीचे है तो सरचार्ज है ही नहीं है. 50 से 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 10% लगेगा, और 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 15% लगेगा. ये तो है, लेकिन वो रिलीफ मिल गया कि दैट इन द केस ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द शेयर्स or short-term capital gain of the share which are routed through recognized stock exchange and security transaction tax has been paid, or a dividend which is received by anyone, the surcharge cannot exceed 15%. ये क्लियर हो गया सर? ये रिलीफ तो दे दिया है, और ये रिलीफ आपको नहीं दिया है. आप सोचोगे हमें दे दिया है. ये रिलीफ देने का कारण अविनाश जी को पता है कि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए दिया है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो एओपी के थ्रू एफडीआईज आती हैं, वो आपके वहां से इन्वेस्ट करते हैं. जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं. वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते थे, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते थे. अब उनको टैक्स लग रहा है एओपी होने की वजह से, ट्रस्ट होने की वजह से 37%. तो उन्होंने शोर मचाया
कि अगर हम कंपनी के थ्रू आते हैं तो मैक्सिमम सरचार्ज 12% है, अगर हम इसके थ्रू आते हैं तो आपका टैक्स सरचार्ज 37% है और कंपनी में रेट भी कम है। तो इसलिए उनको रिलीफ देने के लिए द सरचार्ज इन द केस ऑफ शेयर्स और लिस्टेड शेयर्स एंड इन द केस ऑफ डिविडेंड हैज बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू 15%। दैट वाज द रीजन। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब एक ओल्ड रिजीम तो आपको पता है कि क्या टैक्स रेट है। आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए ओल्ड रिजीम में तो लॉ सबको आता है, आई मे नॉट यूज इट। जब मैं नई रिजीम में आऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन मैं पहले इंडिविजुअल से शुरू कर रहा हूं ताकि वो क्लियर हो जाएगा आपको, फिर बाकी कंपनी के आप कर लें। अब इंडिविजुअल की केस में इनकम 5 heads ऑफ इनकम यू कैलकुलेट अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। while calculating income there is a setup and carry forward of losses जो हम उसको कैरी फॉरवर्ड सेटअप करते हैं। देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है। फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम देयर आर डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A स्टार्टिंग फ्रॉम 80C टू 80U। वो डिडक्शन मिलकर आपकी टोटल इनकम निकलती है। यू ऑल नो दैट। एंड दैट टोटल इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज टैक्सेबल एट ए स्लैब रेट। एंड आपको पता है स्लैब रेट क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऑन द फर्स्ट 2,50,000 इफ द इंडिविजुअल is less than 60-year-old, nil. On the next 2,50,000, you all know the rate of tax is 5%. On the next 10 lakh, it is 20%. Sorry, on next 5 lakh, it is 20%, and about 10 lakh, it is 30%. मालूम है सबको? 2.5 लाख तक माफ, next 2,50,000 5%, next 5 lakh 10 what you call 20%, next 5 lakh 20%, 10 नहीं है, 5 के बाद सीधा 20 है, and above 10 lakh 30% प्लस सरचार्ज मैं बता ही चुका हूं। above 50 lakh 10%, above 1 crore 15 lakh, above 2 crore, above 5 crore 37% बता दिया। ये इंडिविजुअल का है। लेकिन इंडिविजुअल को एक एडवांटेज है, इफ इज मोर देन 60-year-old, द फर्स्ट स्लैब जो 2.5 लाख का वो 3 लाख हो जाता है। अप टू 3 lakh there is no tax. Next 2 lakh is 5%, about next 5 lakh is 20%, about 10 lakh is 30%. अगर वो सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन, above 80 years, तो फर्स्ट 5 lakh is totally exempt, and next 5 lakh is straight away 20%, straight away 20%, and the balance is 30%. ये तो सबको मालूम है। एक और फायदा भी है 87A, अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakh, then you are getting a rebate under 87A, 100% of the tax payable or rupees 12,500 whichever is less. कई लोग कहते हैं ये 12,500 तो बनती 5 लाख पे 12,500 है, तो ये 12,500 whichever less क्यों लिखा है? अविनाश जी को पता है, ये इसलिए लिखा है कि आपका हो सकता है उसमें कैपिटल गेन भी हो, और कैपिटल गेन 20% वाला हो, आपका पता ही है रेट ज्यादा वाला भी हो, तो वो कह रहे हैं उस वजह से 5 नहीं होता है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम आपको रिबेट 12,500 से ऊपर नहीं देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है राजेश जी, 3 लाख रुपया आपका अदर इनकम हो और 2 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। जी सर, जी सर। 3 लाख पे तो 2.5 लाख माफ हो गया और 50,000 पे 5% होगा, लेकिन वो 2 लाख पे तो 20% हो जाएगा ना, और 2 लाख 20% 40,000, और इधर 5,000 2,500 42,500, लेकिन रिबेट कितनी देंगे? 12,500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए वर्ड लिखा लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो कहते हैं जी 5 लाख पे तो होते ही 12,500 है, तो ये क्यों लिखा है एक्चुअल और 12,500 whichever is less? सर 12,500 तो मैक्सिमम तब होता है जब आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम ना हो, ओनली नॉर्मल रेट वाली इनकम हो। स्पेशल रेट वाली इनकम तो 15% पे भी टैक्स हो सकती है, स्पेशल रेट वाली इनकम तो 20% टैक्स भी हो सकती है, स्पेशल रेट वाला 30% भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए ये 12,500 लिखा है अविनाश जी, 12,500 इसलिए लिखा है कि कोई स्पेशल रेट भी हो। लेकिन आइए वापस आता हूं, अब ये कह रहे थे जी एकदम 5 से 20 हो जाता है, ये बहुत ज्यादा है, एकदम 5 से 20 हो जाता है। उन्होंने कहा हम आपको दे देते हैं बेनिफिट, लेकिन न्यू रिजीम में ले आते हैं, लेकिन न्यू रिजीम में आने के बाद हम आपको कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शन नहीं देंगे। और वो इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 115
कैपिटल BAC, ये अगले साल से किया है, मतलब प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, कंपनी के लिए तो 20-21 से किया है। कंपनी का तो मैं बाद में बोलूंगा, मैं पहले इंडिविजुअल का बोल रहा हूं या HUF का बोल रहा हूं। ये प्लीज करंट फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है अश्विनी जी, 21-22 असेसमेंट ईयर। देखिए सुनते हो क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अदर देन चैप्टर 12। चैप्टर 12 का मतलब समझते हैं अश्विनी जी? चैप्टर 12 में स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% भी है, 15% भी है, और भी कई है। वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, वहां लॉटरी की रेट भी 30% है, तो वो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एंड एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अदर देन चैप्टर 12। चैप्टर 12 को छोड़ दीजिए, वो तो लगेगा, वो तो स्पेशल रेट है। आपको पता है कोहली साहब, हमारी टोटल इनकम 2 रेट पे टैक्सेबल होती है, एक होती है नॉर्मल रेट और एक होती है स्पेशल रेट। जो नॉर्मल रेट मैंने बताया, स्पेशल रेट तो चैप्टर 12 में दे रखा है या चैप्टर 12A में दे रखा है, जो स्टार्ट होता है 115A से, नहीं 111A से, 111A, 112, 112A, 115A, 115AB, 115AC, 115BD, AD, 115B, 115BB, 115BB, ऐसे सेक्शंस है। मेरी बात को समझ रहे हैं सर? तो ये सेक्शन पे स्पेशल रेट है। इन्होंने कह दिया स्पेशल रेट को तो हम छेड़ नहीं रहे, वो तो वही रहेगा राजेश जी, but notwithstanding anything contained under provision of the Income Tax Act, an individual or HUF may opt to pay tax as per the following rate with effect from assessment year 1/4/2021, provided the condition mentioned under section 115 capital BAC or subsection 2 are satisfied. ये कह रहा है सर सेक्शन 154 BAC1 कि 115 BAC सबसेक्शन 2 की अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे अश्विनी जी, तो उस केस में हम आपको ये वाला रेट टैक्स लगाएंगे। कौन सा? नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट नहीं, नॉर्मल रेट। जो अगला नॉर्मल रेट पहले 2 लाख 2.5 लाख माफ है, अगला 2.5 लाख 5 है, अगला 5 लाख 20 है, बाकी 30 है। वो कहता नहीं, हम क्या लगाएंगे? सुनिए, फर्स्ट 2,50,000 नील, वो तो पहले भी है। नेक्स्ट 2,50,000 5%, वो पहले भी है, अभी भी है, पहले भी है। अब कोहली साहब नेक्स्ट 2,50,000 10%, नेक्स्ट 2,50,000 15%, नेक्स्ट 2,50,000 20%, नेक्स्ट 2,50,000 25%, एंड अबव 15 लाख 30%। ये स्लैब पहला 2.5 लाख माफ, दूसरा 2.5 लाख 5%, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है कोई। यहां तो पहले भी था, यहां भी था, लेकिन चेंज है। पहले सीनियर सिटीजन का 3 लाख माफ होता था, वेरी सीनियर सिटीजन का 5 लाख माफ होता था। यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां तो 2.5 लाख ही माफ होगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन। कर दिया ना बेड़ा गर्क पहले ही, स्टार्ट, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए कि भैया अगर आप देख लेना सीनियर सिटीजन को कोई फायदा नहीं दे रहे, वो जो 50,000 का मिलता था भूल जाओ, वो जो वेरी सीनियर सिटीजन को 5 लाख का मिलता था, याद करने की जरूरत नहीं है कि उतनी उम्र है आपकी। किसको मारा? मुझे मारा, कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अब 3 लाख नहीं देंगे, अब 3 लाख नहीं देंगे, 2.5 देंगे। तो पहली बात समझ में आ गई कि अब वो स्लैब जो 2.5 और 3 और 5 का था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। सो फर्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 5%, ठीक है। ये 5 लाख तो पहले भी माफ था सर, आपको तो पता ही है, कोहली जी अभी बताया 87A लगता है, ये तो पहले भी माफ था। अगर 5 से ऊपर ना हो तो 87A में ले लेते थे, अब 5 से ऊपर है तो अगला 2.5 लाख 10%।
बड़ी खुशी की बात है, लगता बड़ी खुशी है। देखते जाओ, जब मार पड़ेगी ये लिया और लिया क्या वो देख के तो घबरा जाओगे। नेक्स्ट 2,50,000 15%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वहां तो 20 था, ये तो अभी बहुत बच गया। नेक्स्ट 2,50,000 20%। अरे सर ये कमाल कर दिया। 5 तक तो वो हो गया, 7.5 तक 10 है, 10 तक 10 है 15 है, और 12.5 तक 20 है। अभी तक तो क्या था राजेश जी, 5 के ऊपर ही 20 हो जाता था। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा। आप कहोगे वही अच्छे थे। नहीं वो अच्छे से ओल्ड इज गए गोल्ड थे सर। ईद मनाने, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। ये रोजे बताऊंगा। अभी तो ईद सुन रहे हो कि 15 लाख तक आपको बता दिया कि आपको 75,000 रुपए का फायदा देने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। 75,000 टैक्स बचेगा और 4% एजुकेशन भी तो बच जाएगा। सर आपको 78,000 रुपए का फायदा देंगे। सर वेरी गुड श्रीवास्तव जी, 78,000 का फायदा लेना है? हाँ लेना है तो लीजिए। आइए अब हमारी बात सुनिए। 115 BAC सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सुन लीजिए। LTC जो मिलता था, 2 जर्नी इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर मिलता था ना, एग्जेम्पशन एनीवेयर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया फॉर यू, फॉर योर स्पाउस एंड फॉर योर चिल्ड्रन। कम से कम 2 बच्चों का भी मिलता था डिपेंडेंट ऑन यू। वो खत्म, वो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अभी तो सरकार बोल रही है कि भैया LTC ले लो और 3 गुना खर्च कर दो, हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। बोला है नहीं सरकार ने? बोला है ना? अभी नई स्कीम निकाली, लेकिन साथ में 2 दिन के बाद कह दिया जो नई रिजीम में जाएंगे उनको नहीं 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 नहीं, नहीं उनको नहीं देंगे, उनको तो वही है, माफ नहीं मिलेगा। जो पुरानी रिजीम में रहेंगे उनको कह दिया LTC ले लो और आपको हम क्या करेंगे, 3 गुना खर्च कर दो, एग्जेम्पशन दे देंगे। एहसान कर रहे हो? अरे उनको तो दिया ही नहीं, नई रजीम वालों को, ओल्ड रजीम को। नई रजीम को LTC नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये सेक्शन 10 में। अब उसको बोला अरे भाई साहब HRA लेते हो, हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 1013A में, वो भी नहीं मिलेगा। सर कितना फायदा होता था? हाउस रेंट अलाउंस वाज एग्जेम्प्ट, मिनिमम ऑफ 3 लिमिट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी और 40 और 50% द सैलरी। अरे लोग ले लिया करते थे। अरे सर लोग तो अपने फादर को भी वो दे देते थे रेंट, और रसीद दे देते थे। हो सकता है फादर को टैक्स देना पड़े, लेकिन रसीदें तो सब बन जाती। और राजेश जी एक तो केस डिसाइडेड है कि अपनी वाइफ को उसने रेंट दिया और HRA उसको एग्जेम्पशन मिल गई, वाइफ को देकर भी। ग्रेट सर। वो कहता मेरी बीवी रहने नहीं देती मुझे, कहती पहले HRA दे, रेंट दे तो मैं रहने दूंगी, और उसको मिल गया। वो डिसीजन है, HRA गिवन, HRA exempt because the rent was paid to the spouse, और स्पाउस कहती है मैं अपनी टैक्स दे रही हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? तो ये लॉ बना था, लेकिन वो कह रहे HRA मिलेगा ही नहीं। सर लोगों को इतना HRA मिलता है, जिसको तो कंसोलिडेटेड सैलरी मिलती है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसको एक HRA का 10% अपनी जेब से देना पड़ता था, बाकी तो माफ होता था। पूरा का पूरा खत्म हो गया, HRA एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। अच्छा सर और क्या नहीं मिलेगा? जो आपको सेक्शन 1014 में अलाउंसेस मिलते थे, कुछ अलाउंसेस थे ऑफिशियल यूज के लिए और कुछ अलाउंसेस थे पर्सनल पर्पस के लिए। सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज I एंड सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2I में, वो भी खत्म कर दिए। सिर्फ 3 सिग्नल गए देखे गुरुजी के। गुरुजी का सिग्नल मेरे ख्याल दोबारा रीलॉगिन करवाना पड़ेगा। हाँ दोबारा लॉगिन करेंगे, कर लेंगे गुरुजी, अपने आप करेंगे, या फोन कर दो गुरुजी। फोन कर दो, फोन कर दीजिए उनको। करता हूँ। आगे आगे गुरुजी, गुरुजी अनम्यूट कनेक्ट कर रहे हैं वो। आगे गुरुजी। हाँ बीच में अपने आप डिस्कनेक्ट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। सर
मैंने कुछ नहीं किया, ये सिस्टम ने कुछ किया है, क्योंकि सर। मुझे कुछ पढ़ना नहीं था कि आप सोचो कि चोरी चोरी पढ़ के देख रहा हूँ, भूल गया था तो हटा दो थोड़ी देर के लिए। सर सिस्टम परेशान हो गया ना, आप उसको ओवर यूज कर रहे हो। चलो चार चलो लेक्चर ठीक, दोगे तो सिस्टम भी परेशान हो जाएगा ना। चलो सर चलो। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो मैंने ये कहा कि आपको यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा। पहले तो अब मारुति में देखिए सारे एम्प्लॉय यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं सर, टॉप से लेकर बॉटम वाला। वो अलग बात है, क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ डिफरेंट हो सकता है, सबका एक ही कलर, एक ही यूनिफॉर्म परचेज और मेंटेनेंस के लिए होता है। जितनी भी जापानीज कंपनी इंडिया में है सब जगह यूनिफॉर्म पहनी जाती है। वो कहता नहीं मिलेगा ये अलाउंस, खत्म। एकेडमिक अलाउंस मिलता था, नहीं मिलेगा। हेल्पर अलाउंस मिलता था, हेल्पर अलाउंस भी नहीं मिलेगा आपको। हालांकि ये मिलता था ऑफिशियल पर्पस के लिए। अरे ऑफिशियल पर्पस के लिए तो यूनिफॉर्म पहनते थे, घर पे थोड़ी बैठ के पहनी है यूनिफॉर्म। अरे ऑफिशियल पर्पस के लिए तो यूनिफॉर्म होती थी, ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एकेडमिक अलाउंस मिलता था, ऑफिशियल वो नहीं मिलेगा। ये 3 मिलेंगे बस, और कुछ नहीं। और वो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था 100 रुपए महीना 2 चिल्ड्रन के लिए, वो तो अच्छा ही हुआ। अरे एहसान कर रहे हो, 100 रुपए की एक कॉपी नहीं आती, आप 100 रुपए महीने की वो दे रहे थे अलाउंस। वो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस वो भी नहीं मिलेगा। अरे सर वो जो ट्रांसपोर्ट वाले, ये जो एयरलाइंस वाले को मिलता था ना अश्विनी जी, या ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को मिलता था 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस, वो भी खत्म। ये जो बसें जाती थी, बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, ये पायलट, ये इनको जो ट्रक के ड्राइवर, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था। कितना अलाउ था? 70% ऑफ द अलाउंस और रुपीज 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, वो भी खत्म कर दिया। माइनिंग अलाउंस, जो कोयले की खानों में काम करते थे 800 रुपए महीना माइनिंग अलाउंस मिलता था, वो भी गया। जो गवर्नमेंट के वो थे मिलिट्री वाले, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, डिटर्ब एरिया अलाउंस, इंसर्जेंसी अलाउंस, सारे अलाउंस खत्म। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद करने की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है कि नई में जाना है, तो दोनों तो याद ही करने पड़े। या तो खत्म कर देते ना पुराना, तो याद करने के लिए बच्चे भी खुश होते। अब बच्चे मर गए जो एग्जाम देंगे, वो ओल्ड स्कीम में भी निकालेंगे, नई स्कीम में भी निकालेंगे। अरे तो मार दिया आपने तो उनको। ओल्ड स्कीम भी याद रखो, नई स्कीम भी याद रखो, जहां पर फायदा होगा वहां जाओ। अरे क्या फायदा होगा, ये भी गया, सुन लिया जी, 1014 भी गया। और ये जी वो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी 50,000 रुपए की एम्प्लॉय को, वो भी नहीं मिलेगी। पागल है बेवकूफ, 50,000 रुपए पे 30% बचता है 15,000, वो भी गया। एचआरए भी गया, लीव ट्रेवल भी गया, अलाउंसेस भी गए, वो भी नहीं मिले। अबे मिलेगा क्या? अरे कुछ नहीं मिलेगा, आगे भी चलो। वो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, आज अश्विनी जी आपकी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन आपके तो अपने पैसे हैं। अगर लोन लेके हमें अलाउड होता था 2 लाख रुपए होता था ना, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अश्विनी जी अगर बाई चांस कोई मकान किराए पे दे रखा है, उसका रेंट आया लेकिन खर्चे ज्यादा हैं, तो लॉस होता था, तो लॉस आप किसी और हेड से ले लेते थे। अश्विनी जी वो लॉस किसी हेड से सेटअप नहीं नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन किसी और हेड से आपको नहीं देगी। लॉस भी क्या सर, वो तो मैंने मकान किराए पे दे रखा है, लोन लिया है, रेंट आया, 30% स्टैंडर्ड एक्शन ली है, और मैंने ये खर्च किया, खत्म। ना 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 ना, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लो 8 साल के लिए, लेकिन किसी और हेड ऑफ इनकम से सेटअप नहीं करने देंगे। हमें तो टैक्स चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर। और फिर अभी मैं सैलरी का कर रहा हूं, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी राजेश जी, 80C से लेकर 80U तक, इवन वो भी नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं 80C, ये जो प्रोविडेंट फंड आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 80C उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेशनल पेंशन 80C नहीं मिलेगा, 80D जो मेडिकल क्लेम है वो भी नहीं मिलेगा, मेडिकल प्रीमियम दिया वो भी नहीं मिलेगा, 80DD भी नहीं मिलेगा, 80EE भी, कोई तो नहीं मिलेगा, नेशनल कुछ पेंशन नहीं में नहीं सर मिलेगा। है? अरे सर शरी जी, वो जो 10,000 रुपए मिलते हैं आपको सेविंग बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट के, वो भी नहीं मिलेंगे। और मेरे को 50,000 रुपए मिलते थे एनी डिपॉजिट 80 TTB में, वो भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरे को तो भैया और भी कुछ मिलता है, वो तो अभी थोड़ी देर में बताता हूं। कौन जाएगा 80C नहीं मिलेगा, कोई जाएगा 1.5 लाख रुपया किसी ना किसी तरीके से हम जोड़ जाड़ लिए करते थे। 60,000 रुपए 1.5 में 45,000 बचता था। अरे 15,000 तो उसको 80 उसका मिल जाता था स्टैंडर्ड डिडक्शन,
वो भी मर गया, वो HRA में मिल जाता था। वो गया था, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए, अरे कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभी रुक जाओ, अब मैं आ रहा हूं। जो 44 AD या 44 ADA में जा रहे हैं, मैं अब उनको ले रहा हूं। AD में जा रहे हो, जाइए, बिल्कुल जाइए। ADA में जा रहे हो, बिल्कुल जाइए, ठीक है। आपको जो 80C से मिलता था वो नहीं मिलेगा, मिलता था ना, नहीं मिलेगा। 80D नहीं मिलेगा। अरे 50,000 रुपया मिल जाता था, और बाप की इंश्योरेंस करा लो तो 75,000 रुपया मिल जाता था, वो भी नहीं मिलेगा। आपको 80C भी नहीं मिलेगा, आपको 80CCD भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। 44 AD वाले को आपको सीधा सीधा 8% के ऊपर टैक्स देना है, इस तरह करके। और सुनिए, मैं 44 AD क्यों बोला, कि उसमें तो डिडक्शन डीम टू बी अलाउड होता है ना, तो इसलिए मैंने कह दिया 44 AD कह दिया, डिडक्शन डीम टू बी अलाउड। वो कह रहा डेप्रिसिएशन वेशन तो वैसे ही नहीं मिलता है, अब आपको ये भी नहीं देगी। क्लियर हो गया सर? अब कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, 44 AD में नहीं है, प्रोफेशन करता है, 44 ADA में नहीं है, तो पहले बिजनेसमैन को क्या कह रहे हैं, तेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। सुन लिया सर? और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 10AA लेता था, तेरे को वो भी नहीं मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिडक्शन। तेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। अगर तेरे को इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता था, वो तो बंद हो गया। 32 AD अभी भी है, जो बैकवर्ड एरिया में लगाओ तो 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस था, वो भी नहीं देंगे। अरे जो तुम डोनेशन देते थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, खुद करोगे रिसर्च अलाउड, जो डोनेशन देते थे, 1 रुपया नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशन दो, सोशल रिसर्च की डोनेशन दो, अगर सोशल साइंस की दो, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, साइंटिफिक रिसर्च को, किसी की भी दो, नेशनल लेबोरेटरी को, कोई डिडक्शन नहीं है। इवन कंपनी जो 200% डिडक्शन में आके 150% हो गई थी, खुद अगर रिसर्च करती थी, वो भी बंद। अब सिर्फ नॉर्मल रिसर्च अगर आप खुद करो तो वो 35(1)(i) में मिलेगी, बाकी कोई 35(1)(2)(i), 2IA, 31(3), 31(2)(a), 31(2)(ab) कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में एक डिडक्शन मिला करती थी 40% प्रोविजन बनाने की, 33AB नहीं मिलेगा। 33 ABA में साइट रिस्टोरेशन फंड की डिडक्शन मिलती थी 20% रिजर्व की, वो भी नहीं मिलेगा। अरे सर 35 AD है ना राजेश जी, जब पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलता था डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो मिलेगा क्या? और सुन लो, इसकी वजह से कोई पुराना लॉस है, बिजनेस लॉस या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो नहीं मिलेगी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू दीज डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगी। कोई भी बिजनेस लॉस इन कारणों से है, या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है, वो आपको हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। पुराना खत्म, पुराना खत्म, आगे से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलनी नहीं, पुराना खत्म राजेश जी, कोई नहीं मिलेगा। हाँ, नॉर्मल बिजनेस लॉस मिल जाएगा, लेकिन इन आइटमों की वजह से जो बिजनेस लॉस हुआ या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हुई, वो आपको नहीं मिलेगा, वो डीम टू हैव बीन अलाउड टू यू हो जाएगा। और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना 80C से 80U की, ना IA, ना IAB, ना IBA, ना IAC, ना IID, ना 80IC, ना 80, सिर्फ 2 मिलेंगी, 80JJAA, वो तो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करो, या एक है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम, वो तो एम्प्लॉयर का तो पहले इनकम मान ली आपने, तो ही तो दिया 80CCD2 में, पहले हमारी इनकम आनी है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, तो बस यही। अब बताइए, अब उन्होंने पता क्या कहा है राजेश जी, अगर आपको लेना है ना, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करिए, फॉर्म है 10IE भर के ऑप्शन एक्सरसाइज करिए कि हम नई स्कीम में जाना चाहते हैं बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। कौन जाएगा? Nobody will go. वो जाएगा जो 80C बिल्कुल नहीं लेता, वो जाएगा जो 80D बिल्कुल नहीं लेता, वो जाएगा जिसके पास कोई डिडक्शन ही नहीं है, बाकी कौन जाएगा? तो कौन जाएगा? लेकिन उन्होंने कहा जी आपको हम टैक्स लगा, वही जाएंगे बोगस इनकम वाले। राजेश जी 44 AD बोगस इनकम वाले,
जी उन्होंने सर, जी सर। इनकम देके अपना ले लेना ना, कम रेट में टैक्स देना है। बात खत्म, हाँ वहीं जाएंगे। 15 लाख इनकम दिखाओ, चुप करके टैक्स दे दो, 75,000 बच गया, वो एटीसी लेते ही नहीं, ले तो गया। ऐसे ही है, बोगस है, वही जाएंगे। और सुनो, जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, उसको क्या बोला है कि आप अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो वापस नहीं आ सकते। टेक ए डिसीजन, वंस यू एक्सरसाइज एन ऑप्शन यू कैन नॉट कम बैक। आप वापस नहीं आ सकते, या तो एक बार वापस आ सकते हैं, फिर दोबारा नहीं जा सकते, ये भी बोल दिया। फिर एक प्रोवाइजो डाल दिया, यू कैन कम बैक वंस बट अगेन यू कैन नॉट गो बैक। हाँ, नॉन बिजनेस वाला हर साल अपनी ऑप्शन चेंज कर सकता है। जब उसको देखे कि मुझे फायदा हो रहा है तो उधर चला जाए, जब देखे नुकसान हो रहा है तो ओल्ड रिजीम में चला जाए। लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जब राजेश जी के पास क्लाइंट आएगा तो आप राजेश जी को बताना पड़ेगा कि भैया तेरे को कहाँ फायदा है, लेकिन राजेश जी एडवांस टैक्स भी तो जमा कराना है। बिल्कुल आज ठीक। सोच के तो कराना पड़ेगा कि ओल्ड रिजीम का कराना है कि नई रिजीम का कराना है। जी वो सर। टीडीएस वाला कह रहा है, सैलरी वाला एम्प्लॉयर, मुझे तो बता दो कि ओल्ड स्कीम में कि मैं नई स्कीम में जाऊं, तो उस हिसाब तो से बताना TDS पड़ेगा, वो जी तो सर। बताना ही पड़ेगा ना आपको। हम्म। तो मेरा पॉइंट ये है, 115 BAC में ये लिखा है सर, और ये आपको बता दिया कि लोग अगर जाना चाहते हैं नए रजीम में तो ओनली फायदा है स्लैब रेट का, बाकी में तो नुकसान ही नुकसान है। यहां तक कह दिया जो माइनर का 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता था, आपके हाथ में इंक्लूड होना था, वो भी नहीं होगा। अरे क्या 1500 रुपए के, वो कहते हैं हम सिंप्लीफाई कर रहे, सिंप्लीफाई, सारे सेक्शन भूल जाओ। अरे भूलूंगा तब ना जब ओल्ड हटा दोगे। आपने कह दिया ओल्ड भी याद रखो, नए भी याद रखो, फिर डिसाइड करो। श्रीवास्तव जी, काम बढ़ गया कि काम कम हो गया? या तो कहते हैं ओल्ड खत्म, अब सिर्फ नए रहेंगे। तो चलो हम कहेंगे जो भी है, ओल्ड भी जो है नए भी है, चुन लो अपने आप। चुनने में तो हमें ओल्ड ही अच्छा लग रहा है। हमने अपनी जिंदगी में कुछ सेव कर लिया, जबरदस्ती कर लिया, वो नहीं तो यही काम आना है पैसा, बाकी कौन से काम आने हैं? ये जो 100 हम 80C में जोड़ रहे हैं, यही तो काम आएंगे। या जो मेडिकल में हमने पैसे जब कराए हैं, यही तो काम आएंगे। ये जो इंटरेस्ट हमें मिला, मुझे 50,000, सर राजेश जी मुझे 80 QQB में 3 लाख का डिडक्शन मिलता है। अरे 90,000 तो वहीं चले जाएंगे मेरे 3 लाख के। 50,000 रुपए मुझे वो मिलता है उसका 80 TTB। अरे मुझे 1.5 लाख में वहां से लेता हूँ, 80 TTB। 50,000 रुपए मेडिकल का ले लेता हूँ, बिल ही तो दिखाने हैं, बीमार पड़ू ना पड़ू। लेकिन 50,000 मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको पता ही है। 50,000 वो गया मेरा, अरे 1.5 लाख वो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख वो चला गया 80 QQB का, 5 लाख हो गया, 50,000 TTA का चला गया, 5.5 हो गया, 5.5 का 30% कितना होता है, गिन रहे हैं सर? 5.5। और बचेगा कितना, 75,000। कहता ना गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ जाएंगे। मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है? ये तो वही वाला है जो जिन्होंने बोगस इनकम दिखा के करना है और कोई सेविंग नहीं करनी, वो तो जाएंगे। बाकी तो जितने मेरे सामने बैठे हैं सारे प्लानिंग करके टैक्स बचाते ही हैं, और 80C तो लेते ही लेते हैं, और 80D भी लेते ही हैं सर, ये तो लेते ही लेते। और आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी मिल ही जाता है, 10,000 रुपया अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, और 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है। तो कौन नहीं ले रहा है? 50 तो मैं भी लेता हूं। अरे लेना ही पड़ेगा, वैसे रेट इतने कम कर दिए तुमने। ये मेरे FDR के कहा 9% 10% FDR पे मिलता था, कहा 5.5% कर दिया। तो मैंने सरकार को कहा नुकसान तो आपका हुआ, मेरा क्या हुआ? कहते कैसे? मैं कहा 30% तो आपका भी गया, 35% मेरा क्या गया? अगर मेरा इंटरेस्ट कम हुआ, अगर मैडम मेरा 10 लाख रुपए इंटरेस्ट या 5 लाख रुपए इंटरेस्ट कम हुआ, तो सरकार का भी तो टैक्स कम हो गया। वो 5 लाख में सरकार तो टैक्स लेती थी मेरे से। अरे मेरे को तो नुकसान 64% का हुआ, 36% तो आप ही का नुकसान है। मैंने कहा मैं श्रीवास जी ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? जितना मेरा इनकम कम हुई उतने पे सरकार को 36% का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या फायदा हुआ? अपना ही नुकसान करा रहे हो, और बैंकों के रेट कम हो गए। हम तो कमा कमा के जोड़ रहे हैं कि बच्चों को काम आएगा। अरे अब हमारे पास स्कोप नहीं है, लेकिन ये क्या कर दिया, फ्यूचर ही खराब कर दिया। अरे तो अब तो PPF में भी रेट कम हो गया,
और वो भी फ्लेक्सी कर दिया। बताइए क्या है? हम तो पीपीएफ एक ऐसी बढ़िया चीज मानते थे कि भैया कुछ करो ना करो, चाहे डिडक्शन लो ना लो, पीपीएफ जरूर रखो। मैं डिडक्शन नहीं लेता था, मैं पीपीएफ में अलग जमा कराता था, क्योंकि ये मुफ्त का जुड़ रहा है 1.5 लाख रुपया, और आपको बच रहा है, टैक्स बचे ना बचे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% मिल रहा था, 9% मिल रहा था। श्रीवास्तव जी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे बैंक में रखेंगे तो 5, 5.5, 6%, पीपीएफ में डालेंगे तो अभी भी 8 है, और नीचे 7.6 होगा। High rate of interest. मिल तो रहा है ना, और एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। बैंक वाले तो टैक्सेबल है, बैंक वाले तो टैक्सेबल है सुनील जी। आपको चुप करके 1.5 लाख रुपया तो पीपीएफ में जमा कराना ही चाहिए। एग्जेम्प्ट इनकम और कहां से आएगी? यही तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो कराओगे। मैंने कहा अगर मैं नई रिजीम में जाता भी तो भी पीपीएफ तो मैं जरूर लेता, चाहे कुछ कर, फिर भी पीपीएफ लेता। तुम डिडक्शन दो या ना दो, मुझे तो 8% में सेविंग डिपॉजिट मिल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? और आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाता है, और इसमें अटैचमेंट भी नहीं होती। तो मैंने सर 115 BAC कर दिया। कोई किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आ रहा हूं अब कंपनी के लिए। ये एचयूएफ के लिए भी यही है, द सेम फॉर एचयूएफ, द सेम एवरीथिंग इज फॉर। हाँ, एचयूएफ सैलरीड एम्प्लॉय हो नहीं सकता, वो तो सबको पता है, तो सैलरी वाली चीजें हटा दीजिए, बाकी बिजनेस वाली चीजें बता दी। बाकी आपको बता दिया एचयूएफ में भी 80C to 80U नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। तो एचयूएफ भी वही है और इंडिविजुअल भी वही है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आ रहा हूं, हमने कहा था कि कंपनी का रेट हम टैक्स कम करेंगे, करा, वो तो पहले ही कर दिया था हमने। याद है सर कि 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर ना हो, अगर 18-19 का, तो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 25%। 25%। सरचार्ज है कोई? 1 करोड़ से ऊपर है सरचार्ज, 1 करोड़। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कितना है? 7%। और 10 करोड़ के ऊपर कितना है? 12%। राइट? समझ में आ रहा है सर? ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, और उसमें करते हुए हमने कहीं नहीं कहा कि आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सर कंपनी इज टैक्सेबल एट 2 नॉर्मल रेट है कंपनी का। ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स नहीं है जो ये नया आया 115 BAA, ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। आपकी टोटल इनकम में 2 ही रेट लगते हैं कंपनी को, वो स्पेशल रेट छोड़ दो, या तो 30% सुनील जी, 30%। जी सर। लेकिन अगर पिछले 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो कितना लगता है? 25%। तो रेट ऑफ टैक्स तो ये है 25 या 30। टर्नओवर मोर देन 400 करोड़ 30, टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 450 करोड़ 25। सरचार्ज आपको मालूम ही है। अब क्या कहा? सुनो सर, आपको एक नई चीज देते हैं। मैं BA नहीं कराऊंगा, पहले BAA कराता हूं। BAA 115 BAA। सर BAA कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 12 में है। ये स्पेशल रेट है, ये नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स श्रीवास्तव जी 30 या 25 है। वो शेड्यूल में, वो देखिए, वो इनकम बिल में, फाइनेंस एक्ट में आता है। फाइनेंस एक्ट में कंपनी का रेट 22 नहीं है, कंपनी का रेट 15 नहीं है श्रीवास्तव जी। कितना है? या 30 या 25। फॉरेन कंपनी का 40, बाकी 30, 25। ये नॉर्मल रेट है। अब क्या कहता है श्रीवास्तव जी? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अदर देन चैप्टर 12 बट एक्सक्लूडिंग सेक्शन 115 BA एंड BAB। ये तो कह दिया कि BAB को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी तो स्पेशल रेट आएंगे। A company can opt to pay tax at the special rate of 22% if the condition mentioned under section 115 BAA2 are satisfied। आपको कह दिया कि अगर आप एक कंपनी हैं और 115 BAA सबसेक्शन 2 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम आपको टैक्स 22% लगाएंगे।
ये बेवकूफी कह रहे हैं 22 लगाएंगे। 10% सरचार्ज मैंडेटरी है राजीव जी। यहां पर ये नहीं है कि 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज लगेगा। 10 रुपए भी टैक्स है तो सरचार्ज लगना है 10%। तो 22 + 10 ये लगना ही लगना है राजेश जी। तो 24.2 + 4% ये 25.168% पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे 100 रुपया प्रॉफिट हो या 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो, आपको 25.168% देना है। सरचार्ज इज मैंडेटरी। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? कंपनी तो बिजनेस करती है ना। पहले तो 10AA नहीं मिलेगा। 10AA नहीं मिलेगा राजीव जी, वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा राजेश जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। नॉर्मल मिलेगी, एडिशनल नहीं मिलेगी। नंबर 3, 32AD वो जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है बैकवर्ड एरिया में 15% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर कंपनी बिजनेस करती है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, रबड़ एंड कॉफी, उसके लिए 33AB में एक रिजर्व क्रिएट करने के लिए 40% मिलता था, वो 33AB का नहीं मिलेगा कंपनी को। 33ABA जो साइट रेस्टोरेशन फंड में जो ड्रिलिंग करते हैं, तो वो गड्ढे खोद देते हैं तेल निकालने के लिए, बाद में रिस्टोर करते हैं साइट, उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, वो रिजर्व 20% तक अलाउड था, नहीं मिलेगा। 32AB नहीं मिलेगा, 33AB नहीं मिलेगा, 33ABA नहीं मिलेगा, 32AD नहीं मिलेगा। आगे चलिए, 35CCC जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का खर्चा लाए थे 150%, वो नहीं मिलेगा। 150 नहीं, 100 नहीं मिलेगा ही नहीं। और कंपनी के केस में स्किल प्रोजेक्ट, स्किल वाला लाए थे, स्किल एक्सपेक्शन प्रोजेक्ट, वो भी 150% था, वो नहीं मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो भी नहीं मिलेगा। 35CCD। आइए, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेट करते हैं या किसी से करवाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, या खुद करती है कंपनी, जो स्पेशल 200% वाली 150 हो गई थी, 35(2)AB में नहीं मिलेगी। सो साइंटिफिक रिसर्च खुद करेगी कंपनी अपने काम के लिए, वो अपने लिए नहीं था। योर ओन बिजनेस एंड यू आर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च, वो तो नॉर्मल खर्चे मिलेंगे। वहां तो वेटेड डिडक्शन तो खत्म हो चुकी है, नॉर्मल खर्चे पहले भी मिलते हैं, अब भी मिलेंगे। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था फॉर गेटिंग साइंटिफिक रिसर्च डन और एनी सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च डन टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सर्टेन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, बंद हो गया। नेशनल लेबोरेटरीज को देते थे, IIM को देते थे, वो बंद हो गया। और जो कंपनी किसी का स्पेशल प्रोजेक्ट करती थी, वो भी बंद कर दिया। नहीं मिलेगा इनको। अच्छा, ये भी नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा सर? आपको बचाई क्या जो मिलेगा? आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे चैप्टर 6A की। मेजर डिडक्शन कौन सी चैप्टर 6A की होती थी कंपनी को? एक 80G डोनेशन, 80GGC कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, 80IA, 80IB, 80IBA, 80IC, 80ID, 80IE, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 मिलेंगी राजेश जी। 80JJAA वो जो 30% डिडक्शन है एडिशनल वर्कर को अपॉइंट करने की, वहां पर भी 25,000 से ऊपर की सैलरी नहीं होनी चाहिए उस आदमी की। तो वही तो 25,000 में कौन सा आदमी अपॉइंट करोगे? वर्कर ही होगा। सर इसमें BPO वाले को भी मिल जाएगी, यदि BPO में न्यू एम्प्लॉय, यदि हम एम्प्लॉय रखते हैं तो सब जगह है सब वो, जगह। सब जगह। और एक ATM मिलेगा। ATM का मतलब पता क्या है? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अगर वो डिविडेंड आप बांट देते हैं बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, तो वो डिविडेंड आपको डिडक्शन ATM में मिल जाएगी। किसी जमाने में हुआ करती थी, पहले भी थी। जो पुराने CA ना, उनको पता है वो ATM की डिडक्शन मिलेगी, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी कंपनी को। और कंपनी को भी ऑप्ट करना पड़ेगा, और एक बार ऑप्ट कर दिया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है राजीव जी?
अगर आपके पास कोई मैट क्रेडिट है वो भी क्या? तो उसका बेनिफिट खत्म। गद है। मैट नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराना मैट क्रेडिट खत्म। मैट क्रेडिट, मैट नहीं लगेगा। आपको प्रॉफिट है तो टैक्स दीजिए, लॉस है तो मत दीजिए, बुक प्रॉफिट जो भी है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट खत्म। लेकिन पिछला मैट पड़ा हुआ है तो भैया आपको मिलेगा नहीं। या तो एक काम करिए, जब तक मैट खत्म नहीं होता तब तक नई स्कीम में, पुरानी स्कीम में रहिए, जब मैट खत्म हो जाए तो नई स्कीम में चले जाइए। लेकिन रुकिए, जब तक मैट खत्म नहीं होता तो आपको पता है उसमें मैट लगेगा। अगर कोई मैट का है तो उसको तो मैट लगेगा ना, और मैट का रेट 15 कर दिया, लेकिन अगर मैट है तो फिर आगे जाके खत्म हो जाना है। जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो खत्म हो जाएगा, पर मैट हटा दिया, ये अच्छा किया है। लेकिन मिनिमम टैक्स कितना हुआ राजेश जी? 25.168%। ये आपको बोला गया कि आप कंपनी में अब ऑप्शन आपने लेनी है। आप 25 में जाएंगे कि राजेश जी नई में जाएंगे? अगर मेरा 1 करोड़ से कम प्रॉफिट है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? और मेरा 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है, 26% प्लस 4%, नो 26, सॉरी 26%, 25 प्लस 4%, 26। और इसमें कितना देना पड़ेगा? 26.168%। इसमें कई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और आपको वो जो बेनिफिट मैंने बताया साइंटिफिक रिसर्च का देना वो नहीं मिलेगा। आपको लॉसेस पुराने जो पड़े हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या बिजनेस लॉस ड्यू टू दीज डिडक्शंस, ये भी खत्म हो जाएंगी। इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू यू। और फिर आपको ये बेनिफिट के लिए कुछ मतलब जो छोटी कंपनियां हैं जिनका 400 करोड़ से कम है, उनको नहीं जाने में फायदा क्या है ये बता दो, सिवाय अगर मैट वाली हैं वो छोड़ दे, बाकी तो किसी को फायदा नहीं। बताइए राजीव जी, मैं फायदा है? नो नो, कोई फायदा नहीं है सर। ओल्ड इज गोल्ड, पुराना तो कुछ नहीं है, मतलब सेलिंग पैकेज है, क्या बताएं। मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड? सर दे हकीकत आई सर, वो तो हकीकत है, इसका इररिफ्यूटेबल फैक्ट। समझे नहीं इन्होंने। मैं ओल्ड नहीं हूँ सर, नहीं रिजीम की बात कर रहा हूँ सर। यू आर यंग एट हार्ट। सर टीचर कभी ओल्ड नहीं होते सर। अविनाश जी अभी भी कह रहे हैं यंग एट हार्ट। सर टीचर कभी ओल्ड नहीं होते। एज इज नो क्राइटेरिया, एज इज जस्ट अ नंबर। यस सर। सर तो टीचर कह रहे हो, होते ही old नहीं is सर, gold। वो तो हमेशा ही यंगस्टर रहते हैं, ऑलवेज यंग, कोहली साहब, एवरग्रीन। कोहली साहब, मैं हाँ तो जी। इतना बता सकता हूँ एवरग्रीन सर। कि गुरुजी जो है आज की डेट में मेरे से कम नहीं तो 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। और तो बिल्कुल करते हैं। ये और सर आदत दूसरी पड़ जाती है, चीज सर। प्रोवाइजो, ये और 10 गुना एंजॉय करते हैं। वो नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, सब कुछ करता हूँ। अभी भी मैच भी देखते हैं। आप कुछ नहीं करते। अभी लेक्चर चलेगा 7:30 बजे, वहां लगा दूंगा मैं, और साइलेंट मोड पे वो भी देखूंगा कि कौन जीत रहा है, कौन क्रिकेट में क्या हो रहा है, सर, साथ साथ देखता रहूंगा। सर मल्टीटास्किंग, मल्टी स्किल आप सर से देखो। सर देखिए, नहीं ये मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में आपको हर चीज को करनी चाहिए जिसमें एंजॉयमेंट मिले। ये मैंने आपको बता दिया, अपने ऊपर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एंजॉय द लाइफ। और जितनी है, मेरे को मेरी उम्र का पता नहीं है, कल किसी का पता नहीं, भरोसा नहीं है, लेकिन जितना ऊपर भगवान ने दिया है टेंशन फ्री रखिए सर। ये हमारे सीए वालों को तो बुरा हाल कर ही दिया है, डिपार्टमेंट में भी दिमाग हमारा परेशान रहता है, घर वाले भी गाली देते हैं और बाहर वाले भी गाली देते हैं, और क्लाइंट भी कहते हैं हम करें तो क्या करें, ऐसा फंस गए हैं। लेकिन सर वो मेरा जैसा आदमी जब ऑडिट नहीं करता इसलिए मैं ठीक हूं, लेकिन जो ऑडिट करते हैं वो तो बेचारे परेशान हैं। वो कह रहे करे क्या सर, और क्या है, एक का फोन आया सर आज कि उसने कोई ऑडिट का, कहते हैं जी इस पे साइन कर दो नहीं तो हम देखेंगे क्या करना है। ले बताइए, रिपोर्ट बना के इससे साइन कर दो नहीं तो हम देख लेंगे क्या करना है। ये सीए का हाल है, क्या करे बेचारा वो। अरे कोई तरीका है यार। अरे भाई हम लोगों ने जिंदगी में इतनी मेहनत करी, उसके बाद ये हाल होगा हमारा। हमें नहीं पता था, हमें रियली नहीं पता था कि ये गलत। और ये जो डिपार्टमेंट वाले हमें कहते हैं एवरीथिंग ऑन प्लेटर, हम दे देते हैं 3 CD में, एवरीथिंग ऑन प्लेटर, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के उनके हाथ में रख देते हैं, और फिर हमें कहते हैं सीए करते क्या है। करते क्या है वो तो तुम्हें पता हो, जो बैठ के आप अफसर ही करते हो। यहाँ पता है कि क्या हालत है हमारी।
इतना टेंशन से काम हो रहा है सर, इतनी मेहनत तो पहले कर दी, उसके बाद भी अगर हमें मेहनत ही करनी है तो फिर क्या जिंदगी में हमने कमाया, क्या कमाया? अरे मैं समझा समझा के थक गया इनको, सर ये मत सोचो कि क्या हालत है हमारी, और फिर हमारे ऊपर ही नजला गिराते हो कि सीए ये करते, सीए ये करते। अरे क्या करते हैं यार, हमारे से सलाह करके कोई आता है? और 2-4% करते होंगे, बाकी कौन करता है? बाकी तो मेहनत की कमाई खाता है। इतनी मेहनत करके ये हालत है। चलो चलिए सर, ये 115 BAA जो मैंने बताया, ये आपको मैंने सब चीजें बता दी कि और मैट नहीं लगेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। एक और नई चीज ले आए, गए थे तो आसान काम करने के लिए इतना भी टेढ़ा कर दिया अविनाश जी। 115 BAB मेरे तो समझ में नहीं आता ये क्या लॉ बनाया। कह दिया कि फॉर्म एक कंपनी ऑन और आफ्टर 1/10/2009, नई कंपनी बनाइए, पुरानी को तो भूल जाइए। फॉर्म ए कंपनी ऑन और आफ्टर 1/10/2009 which should be engaged in the manufacturing or processing of any article or a thing, or for research for that item, or marketing of those products which are manufactured by. भाई जो बनाऊंगा तो मार्केट भी तो करूंगा ना अविनाश जी, दूसरों का प्रोडक्ट नहीं, अपने ही मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उस पर रिसर्च की या उसको मार्केटिंग किया, उसके प्रॉफिट पे टैक्स 15% लगाएंगे, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन तो बता दी, द कंपनी शुड बी फॉर्म्ड ऑन और आफ्टर 1/10/2009. Second condition, 19. it must not be formed after 2019. It must not be formed after splitting up or reconstruction of existing business. It must be formed by purchase of a new plant and machinery. नई प्लांट और मशीनरी लगानी है। रुक जाइए, अगर प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं on which no depreciation has ever been charged in India, तो वो प्लांट और मशीनरी आप इंपोर्ट कर लीजिए, सेकेंड हैंड भी हो तो भी वो न्यू मानी जाएगी। मतलब उसके ऊपर इंडिया में किसी ने भी डेप्रिसिएशन चार्ज ना कर रखी, तो अब उसको सेकेंड हैंड को प्लांट मान लें। और इंडिया की जितनी प्लांट, टोटल प्लांट मशीनरी का 20% प्लांट मशीनरी सेकेंड हैंड हो सकती है, ओनली 20%। 80% में या तो न्यू हो या बाहर से इंपोर्ट की गई। 80% प्लांट मशीनरी वो होनी चाहिए। तो पहले तो इन्वेस्ट करोगे, कर लीजिए, हम आपको देंगे टैक्स कितना लगाएंगे, 15 प्लस सरचार्ज 10% प्लस एजुकेशन टैक्स 4%, ठीक है जी। 16.5 प्लस 4% लगाएंगे, 17 पॉइंट जो भी बनता है 1 ये लगाएंगे। लेकिन रुकिए, वही डिडक्शन जो मैंने 115 BAA में बताई थी वो नहीं देंगे। मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं देंगे, 10AA नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, 33A भी नहीं मिलेगा, 33 वो तो सब सुन लिया। अब पता है क्या कहते हैं, अगर आप रिलेटेड पार्टी से डील करोगे तो उसमें अगर आपका कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो अविनाश जी उस पर 30% टैक्स लगेगा, उतने अमाउंट पे 30% लगेगा जितना उन्होंने एड बैक कर दिया, बिकॉज यू हैव डन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड यू आर कवर्ड अंडर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ट्रांसफर प्राइसिंग के लगा। और फिर क्या बोला, अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस एसेट पर, जो कैपिटल एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं मिला, उस पे टैक्स 22% लगेगा। शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग पे तो लगना ही 20 है, शॉर्ट पे 22 लगेगा जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं मिला, और जिसपे डेप्रिसिएशन मिला उसमें भी 22% लगेगा। कौन से वाला? अरे भाई साहब, जिसपे डेप्रिसिएशन मिला वो 22 नहीं है, वो तो 15 होना चाहिए, खतरनाक नॉर्मल रेट, ये रेट लगेगा। और साथ में कह दिया जो स्पेशल रेट है वो तो स्पेशल रेट होगा ही होगा, तो रेट एक नहीं है। और फिर क्या कहा, अगर कोई आप चाहें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप आ सकते हैं 115 BAA में, उधर आ जाओ, फिर 22 दे दो। अगर आपको लगता है कि वो नहीं हो रही तो उधर से निकल के इधर आ जाओ तो आप 22% दे दो। अरे 22 थोड़ी है, प्लस वो भी तो है सरचार्ज, सब कुछ मिलाकर। तो मेरा पॉइंट ये है कि 115 BAB में
बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन वहां पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मस्ट नॉट बी फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और एग्जिस्टिंग बिजनेस में पुराने बहुत जजमेंट्स है, उस जजमेंट के हिसाब से आपको चलना है। आपके साथ ऑलरेडी यूनिट है तो उसके एम्प्लॉय मत रखिए, आपकी पुरानी मशीन मत यूज कीजिए, नया यूनिट, नए एम्प्लॉय, नया सब कुछ अगर आप करेंगे तो हम आपको 16 वही 17 पॉइंट कुछ % टैक्स लगा देंगे। यहां पर भी मैट नहीं है, नो मैट। लेकिन आपको ये बता दिया कि ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेंगी। वैसे तो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन ही है राजेश जी, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वैसे भी कोई जरूरी थोड़ी है, वो एक्स्ट्रा थोड़ी है, वो तो टोटल डेप्रिसिएशन से लेस ही होता है। और दूसरी बात एक और है राजेश जी, जी सर, टी डेवलपमेंट, कॉफी डेवलपमेंट के बारे में हम थोड़ी गिन रहे हैं, हमें को साइट रिस्टोरेशन से थोड़ी लेना है, वो तो नॉर्मल अलग चीजें हैं। बाकी तो एक साइंटिफिक रिसर्च ही गायब है, या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या वो गायब है, बाकी तो सब चीजें मिलेंगी हमें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई भी वो डिडक्शन नहीं मिलेगी 80I से लेकर 80, क्योंकि वो वाली जो भी डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। 80IA, 80IB, 80IBA, 80IC, 80 ये नहीं मिलेगी, सिवाय 80JJAA के, वो तो मिलनी है, उसको कोई नई चीज थोड़ी है। और 80M की, और कंपनी को ऑप्ट करना है, और वो करके कंपनी 15% टैक्स दे और सरचार्ज दे। हम अगर कभी वो वायलेट करेगी तो वापस आ जाइए 150BAA में आ जाइए, इसके लिए भी ऑप्ट करना है। तो ये तो कंपनी के केस में आ गया जो मैंने बताया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले पागल, उन्होंने कहा जी कंपनी को आपने दे दिया 22%, हमें भी दो, मैंने कहा ले लो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कंपनी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को जो 80P मिलता था, जिसमें 100% डिडक्शन मिलती थी, वो सारी बंद, तो वो तो बेकार हो गई। जहां 100% डिडक्शन खत्म हो गई तो बाकी पे टैक्स क्या लगता था, सब डिडक्शन ले लेते थे, बाकी पे टैक्स लगता था फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। अब क्या लगेगा 22%। लेकिन 80P की डिडक्शन तो गई, और 80P में तो बहुत यूनिट आते हैं, वो सारे के सारे कहीं नहीं जाएंगे नई स्कीम। अब बाकी कोई इंडस्ट्री वाला है जो 80P का बेनिफिट नहीं ले रहा, वो चला जाएगा, उसको 22% देना पड़ेगा। अभी वो 30 देता था, 22 देना पड़ेगा। उसके लिए भी कंडीशन यही है, ऑप्ट करिए और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और वही वाले डिडक्शन जो मैंने बोला वो नहीं मिलेगा। तो ये 80P में 115 BAD आया है, लेकिन 80P नेक्स्ट ईयर से है। लेकिन 80BAA और BAB असेसमेंट ईयर 2021 से है, जो अभी रिटर्न जानी है। आपको रिटर्न के साथ ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि यू वांट टू गो अंडर दी 115 BAA और BAB, और यू डोंट वांट टू गो। अगर जाओगे तो मैट खत्म, जाओगे तो आगे से वापस नहीं आ सकते, ये भी सोच के चलना। तो ये है सर सारी चीजें जो मैंने बताई। अब जितने भी क्वेश्चन लेने हैं ले लीजिए। सर फाइनल डिसीजन तो दे दो कि ओल्ड में रहें कि न्यू में रहें। हरे का केस अलग अलग है, हरे का केस अलग है। अच्छा, भगवान ने 5 उंगली बराबर की नहीं बनाई, तो ये क्या होगा। ठीक है हरे सर। का केस अलग है, हरे के फैक्ट अलग हैं। सर क्वेश्चन है, GST at the rate 1% formula is an one time tax and GST work are possible, ये पता नहीं कहाँ, ये तो बेकार ये है। क्या चीज आ गई भैया, बत्रा जी से बात करो। उमेश अग्रवाल जी का क्वेश्चन है सर, सेक्शन 80JJAA is also applicable to service industry like BPO। नो 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 नो, अभी नहीं है, अभी नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री को बिजनेस के लिए है वो। हाँ, अगर सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस में आती है तो ठीक है, प्रोफेशन में नहीं। BPO अगर बिजनेस में आती है तो ठीक है। सर BPO BPO बीपीओ तो बिजनेस है ना, बिजनेस बीपीओ तो बिजनेस है यार। जी जी जी। हाँ? सर अगर न्यू बिजनेस का टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है और वो 8 या 6% से कम प्रॉफिट दिखाता है, तो उस केस में कोई किसका टर्नओवर? बिजनेस का टर्नओवर। वो तो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ऑफ फर्म के लिए है, बाकियों के लिए थोड़ी है। जी जी जी। और वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से टर्नओवर नीचे है, हाँ, और 8 या 6% से कम प्रॉफिट दिखाते हैं, तो टैक्स ऑडिट कराना है या नहीं? क्यों नहीं कराना? अगर पहले साल है तो उसमें डाउट है, बाकी तो डाउट है ही नहीं। फर्स्ट ईयर में तो डाउट है कि अकाउंट्स बनाने हैं, ऑडिट का नहीं लिखा हुआ।
लेकिन फ्यूचर के लिए वहां पर तो 44AD मैंडेटरी है, वहां शेल लिखा है, और शेल में नहीं जाओगे तो फिर वहां पर आना पड़ेगा, तो ऑडिट कराना पड़ेगा फिर। बस यही है डाउट उसमें। Next question. Why concept of marginal relief is not applicable in case of income exceed marginally is rupees 5 lakh or 1,000? सर मैं आपको बताऊं, आपकी बात को बहुत अच्छा लगा। मैंने एक फार्मूला बना के दिया था इनको कि मार्जिनल रिलीफ यहाँ भी दो, 5 से 20 वाला जो है सीधा हो जाता है, यहाँ उधर भी हो जाता है, 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, सर दे दो। मैंने बहुत अच्छा फार्मूला बताया था, मैं बता नहीं सकता। वो फार्मूला नए लॉ में तो है, लेकिन पुराना वो चेंज नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि लोग कहेंगे इनको अकल किसने दे दी, इनको अकल कहां से आया। इनको ये नहीं पता कि सारा का सारा टैक्स दे दूंगा सरचार्ज में, तो बचेगा क्या मेरे पास। अरे देखो ना, अगर एक बारी मार्जिनल रिलीफ का क्या मतलब होता है कि भैया जो टैक्स प्लस सरचार्ज वो इतने ज्यादा पूरा का पूरा दे दो। अरे 100 कमाए 100 तेरे को दे दो तो मुझे क्या मिला, तो मार्जिनल रिलीफ देना चाहिए ना। मैंने इनको कहा था ऐसे मत रखो, मैंने एक बड़ा फार्मूला बताया था, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि हमें बताया गया कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इतना बढ़िया फार्मूला था, मैंने कहा था ये सबके लिए ले आओ ताकि हर आदमी चोरी नहीं करेगा। क्या होता है, मैं 50 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहता। क्यों नहीं बढ़ना चाहता, 10 लाख रुपए टैक्स 10% सरचार्ज है। फिर मार्जिनल रिलीफ में क्या होता है कि मुझे पूरा देना पड़ जाता है, बचता ही नहीं। 51 हुआ तो 1 लाख पूरा का पूरा टैक्स निकल जाएगा। सर अश्विनी जी, वो राजेश जी 51 लाख कमाया, 30% तो टैक्स दे दिया 50 के ऊपर, वो जो 70 बचा वो सरचार्ज में चला जाता है, तो मेरे को मिला क्या, तो 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मैं क्यों कमाऊंगा, क्या सरकार को ही देना है कमाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ 50 से नीचे आ जाऊं, और जब मैं ऊपर जाता हूँ 1 करोड़ पे तो कोशिश करता हूँ 1 करोड़ से नीचे रह जाऊं, नहीं तो मेरा सरचार्ज बढ़ जाएगा। कंपनियां भी यही कोशिश करती हैं कि यार सरचार्ज बढ़ जाएगा, 10 करोड़ से ऊपर होगा तो 12% है, और 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 7% है। तो इनको मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था, लेकिन करवा तो दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वो मार्जिनल रिलीफ में वैसा रिलीफ दूंगा जो आप खुद कहोगे कमाल का रिलीफ है। अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें तो बेवकूफी है। जो आदमी बॉर्डर लाइन का केस है वो तो चाहता है नीचे ही रखूं, ऊपर जाऊं ही ना। 51 लाख वाला कभी 51 लाख इनकम दिखाएगा नहीं, 50 करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहता पूरा लाख रुपया चला जाएगा, पूरा लाख रुपया चला जाएगा। कंपनी जो 1 करोड़ से ऊपर है कभी 1 करोड़ 2 लाख भी नहीं दिखाएगी, या तो 1 करोड़ से कम दिखाएगी या फिर 1.25 करोड़ के ऊपर जाएगी या 10, क्योंकि उसको पता है कि पूरा का पूरा टैक्स दे दूंगा, तो सरकार के लिए कमा रहा हूं मैं। अरे ये कोई तरीका है कि टैक्स भी ले लो और सरचार्ज भी लेके सारा ले जाओ 100%? ये कौन सा तरीका, ये कौन सा रिलीफ है भाई? आपने देखा क्या करते हैं कि टैक्स दो और बाकी जितना बचा वो उस पर सरचार्ज पूरा का पूरा दे दो, तो बचा क्या भैया मेरे पास? ये तेरे लिए कमा रहा हूं। सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अरे इतनी बढ़िया चीज बताई, लेकिन वक्त की बात है, पहले तो 3 दिन उनको समझ में नहीं आई, फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन बना के दिखाई, फिर कहने लगे इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। डाल दी गई है नए लॉ में, पुराने लॉ में डालने में उनको लगता है ना हम दूसरों की बात क्यों सुने, मतलब हम दूसरों की सुनेंगे तो उनको ज्यादा आता है, हमें कम आता है, इसलिए नहीं डाल। एक बंदे को थोड़े जो हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, करवा दूंगा वो वाली रिलीफ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अंडर न्यू रिजीम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाली रिबेट मिलेगी? हाँ वो मिलेगी, वो तो रिबेट थोड़ी है, डिडक्शन है, वो तो मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर लेट आउट का है तो जो लॉस है वो किसी और हेड से सेटअप नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन हेड अपना ही लेगा। हाउस प्रॉपर्टी पहले होता था 2 लाख तक किसी और हेड से सेटअप हो जाता था, 2 लाख रुपए तक, वो भी खत्म कर दिया। ये 2 लाख अलग चीज है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख अलग है, लेट आउट का 2 लाख अगले किसी और हेड से हो जाता था, अब वो भी खत्म। जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एटीजी डोनेशन इज अलाउड और नॉट अंडर सेक्शन 115 BAA? कौन डोनेशन देता है? अरे और वो इसी साल अलाउड है, 2021 में अलाउड है, 2021 में कर दिया अलाउ, पहले तो डिसअलाउ कर दिया था,
फिर दोबारा रिलैक्सेशन देके अलाउ कर दिया है, लेकिन अगले साल से नहीं है। 20-21 में अलाउड है 80G। इनका मतलब है दे के वापस लाने वाला। समझ में आ रहा है मेरे कल? ये सर। डोनेशन देते हैं, ये दे के वापस लेने वाले आदमी हैं जो देते हैं। समझ में आया मेरी बात? समझ गए ना? यस सर, यस सर। हाँ, डोनेशन दे के। और बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, कितने दानी आ गए सर? अरे सरकार को ही दे दो, दान क्यों कर रहे हो? अरे दानी वानी कोई नहीं है, ये समझ गए ना सर? सर 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 ये दानी नहीं है, दान दे के वापस लेने वाले आदमी है जो डोनेशन 80G कह रहे हैं। आगे साल से नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार मिल गया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड वगैरह में देना पड़ गया बड़े बड़े लोगों को, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। वो तो जबरदस्ती लिया है ना, इसलिए अलाउ कर दिया 20-21 में। अगले साल से नहीं है। अगर आप 150 BAA और BAB में जाएंगे, हाँ 20-21 में अलाउ कर दिया गया था, क्योंकि वी वांटेड मनी ड्यू टू पैंडेमिक, तो इसलिए 80G का बैक डेट से कर दिया था। चलिए और बोलिए। Next one. One of my client is having 2 residential house and 1 plot area to build house. He want to sell the plot and to avail capital gain benefit of investing the amount in buying another residential house. जी Can नहीं, 2 घर हो जाएगा तो ऑलरेडी कैसे मिलेगा? 1 घर होगा तो ये मिलता है। 54F का बेनिफिट तभी मिलता है जब 1 घर से ज्यादा ना हो। He is already having 2 houses. He cannot get benefit of 54F. If he is not having more than 1 house, तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 2 घर तो ऑलरेडी है उसके पास, कैसे मिल जाएगा? Next question, sir. Has new form for re-registration under section 11/12 notified? नो, Not yet. अभी नहीं, आ जाएगा। What is the tax rate of trust not registered under section 12A? एओपी का जो रेट है वो मैक्सिमम मार्जिन रेट लगा देते हैं, मैक्सिमम मार्जिन रेट लगा देते हैं। Okay, sir. Next question. वो 42.74% है मैक्सिमम मार्जिन रेट। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इज देयर एनी एग्जम्पशन oblique relief from provision of TCS to Indian tour operator selling overseas tour package? जी नहीं, where the customer is जी नहीं, 1 रुपए की भी रिलीफ नहीं है। 1 रुपए की रिलीफ नहीं है। पूरे पे कटेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा 5%, कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ उसमें है जो वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल हैविंग सैलरी इनकम एंड प्रोफेशनल इनकम, then 44 ADA can be claimed if turnover is less than 50 lakhs. Why not? कौन मना करता है? कौन मना करता है? 44 AD के फॉर्म में जाओ, वहां पर सैलरी इनकम का भी कॉलम है। Next question, in the absence of clarification on determination of NRI status for current year due to restriction on international travel. यस सर, सर राजेश जी, साल खत्म हो गया तो कैसे रिलीफ दे दें? अभी मुझे क्या पता, मार्च तक साल होगा, मार्च तक गिनेंगे ना, मार्च के बाद में नोटिफिकेशन निकालेंगे। अभी कैसे निकाल दें? ये समझ में तो आओ ना सर, अभी कैसे निकाल दें? हो सकता है कल एयरलाइंस खुल जाए, हो सकता है महीने बाद खुले, हो सकता है 3 महीने बाद खुले, तो मैं मार्च में डिसाइड करूंगा ना कि कितना रिलैक्सेशन देना है। अभी कैसे दे दूं? 31 मार्च खत्म होने के बाद कोहली साहब डिसाइड होगा ना। बिल्कुल अभी सही। मैं कैसे कर दूं कि कितने दिन का रिलीफ दूं? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 4% सेस भी लगेगा न्यू रिजिम में? क्यों नहीं लगेगा? वो तो सबको बिल्कुल है, लगेगा सर। वो तो सबको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR डोनेशन अंडर PM केयर फंड इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 80G? यस, अभी अलाउ किया है सिर्फ उस काम के लिए, अदरवाइज नहीं है। नहीं, सीआरसी का कहाँ किया? मेरे को सीएसआर का नहीं किया है, नॉर्मल किया है। मेरे को चेकअप करना पड़ेगा सर, मेरे ख्याल नहीं किया। सीएसआर का नहीं किया 80G में। अच्छा, मैं देखूंगा, मैं आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई विल नॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी? मैंने बताया ना, ओल्ड रिजीम में पहले 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%, सरचार्ज इफ इनकम एक्सीड 1 crore 12%, एजुकेशन सेस 4%। क्लियर है जी? और न्यू रिजिम में सर, ये न्यू रिजिम के रेट है ना? 22, नो ये ओल्ड रिजीम। न्यू में न्यू 22%। रिजीम 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस 4%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, will there be any tax if a individual transfer one of his house out of 2 house in his wife name? क्लबिंग ऑफ इनकम, वो तो 27 सेक्शन लग जाएगा, 64 भी नहीं लगेगा। आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे।
और डीम डोनर में आप ही का घर माना जाएगा। सेक्शन 27 पढ़ लो, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, द ट्रांसफर शैल बी टेकन एज द डीम डोनर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इंप्रेशन मारने के लिए बोला था, अब आराम आराम से बोलता हूँ। वेयर देयर इज अ ट्रांसफर by of any residential house property by an individual to his or her spouse, please सुन लीजिए, to his or her spouse without an adequate consideration or without an agreement to live apart। हरीश सालवे को तो मिल जाएगा, हाँ तो बिल्कुल अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, वो तो एग्रीमेंट टू सर, लिव दूसरी अपार्ट। बीवी भी आ गई है और दूसरी तो अभी कर ही नहीं है ना, पहले को दे दिया, उसको तो मिल जाएगा सर, कर ली सर, कर ली। आप डीम डोनर माने जाएंगे। आप अरे वो कर तो लिया, अभी उसको दिया नहीं है, उसको प्रॉपर्टी नहीं दी है, इसको दी होगी कोई, वो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है। तो सिंस इट इज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये नहीं होगा, अदरवाइज आप डीम डोनर माने जाएंगे। और जब डीम डोनर मानेंगे तो घर तो आप ही का हुआ, ये क्लबिंग का केस भी नहीं है, इसको तो 27 सेक्शन लगता है डीम डोनर। Next question, sir. Health insurance taken in USA, is it eligible for 80D benefit in India? नहीं सर। नहीं। Last question, sir. A period of more than 200 days passed. Are all NRI in earlier year? फिर वही बात, अरे इंतजार करो सर, साल तो खत्म होने दो, साल के बाद पता लगेगा कितने दिन की रिलैक्सेशन देनी है। और मैं 20 दिन की रिलैक्सेशन दूं, 40 दिन की दे दूं और फिर आगे भी ना जा सके तो क्या होगा? इंतजार कीजिए, इंतजार होगा, आपको रिलीफ मिलेगा। जबरदस्ती नहीं हम भेजेंगे, हम आपको पूरा रिलीफ देंगे, और हर कंट्री देगी, सिर्फ इंडिया नहीं दे रही, हर कंट्री दे रही है और देना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। 31 मार्च निकलने दीजिए, उसके बाद आएगा। Last question एक और आ गया है सर. Can an assessee get lower deduction certificate towards TCS on sale नहीं, of 50 नो lakh? नो नो नो, सिर्फ 206C1 का मिलता है और किसी का नहीं मिलता। अरे मेरे बता राजेश जी, टीडीएस है कितना? 0.01%। जी जी उसका भी लोअर चाहिए आपको? उसका भी लोअर चाहिए? देखो तो सही, 5% हो तो लोअर कहूं, अरे है 0.01% और उसका भी 75% हो गया। उसका भी 75% लेना है और फिर कहते हैं लोअर रेट दे दो। अरे यार मांगो तो कुछ अच्छी चीज मांगो, ये क्या लोअर रेट की बात कर रहे हो यार? 206C सबसेक्शन 9 में नहीं दिया, इसका नाम नहीं दिया। सर एक बार है, डीटीसी कब तक आ सकता है सर? डीटीसी कोई नहीं आता, इनकम टैक्स एक्ट आना था। डीटीसी भूल जाओ, दोबारा मत बोलना डीटीसी, इनकम टैक्स एक्ट। अब डीटीसी की जरूरत क्या सर? वेल टैक्स है क्या? नहीं है। तो फिर डीटीसी क्यों कर रहे हो? जी सर, एक ही तो टैक्स है, इनकम टैक्स, तो फिर डीटीसी क्यों? इनकम टैक्स करो। डीटीसी तो इसलिए आया था, वेल टैक्स भी था पहले। आप बात को समझ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं होगा, इनकम टैक्स एक्ट हमने लिख के दिया है। अब वो कब आएगा फिर मैं क्या बोलूं? अगर जेटली जो होते तो आ चुका होता। भाई इतना बोल देता हूं, आगे कुछ नहीं। सर एक जो एम्प्लॉयर जो बेनिफिट देता है एम्प्लॉय को एनपीएस अकाउंट का, वो अकाउंट कैसे खोलते हैं? एनपीएस अकाउंट का एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर। हाँ, तो अकाउंट को आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर जो करेगा 10% तक कर सकता है। कौन से वो अकाउंट खुलेगा कैसे? एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में करेगा या एम्प्लॉयर को? और क्या, और किसके अकाउंट में करेगा? एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में। और कोई एनपीएस दो अकाउंट नहीं है, एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में वो कंट्रीब्यूट करेगा 10%। वो पहले उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा सर, वो सैलरी में जुड़ता है, उसके बाद डिडक्शन मिलती है 80CCD सबसेक्शन 2 में। पहले सैलरी में ग्रॉस अप होता है, फिर डिडक्शन 80CCD 2 में मिलती है। वो ओरिजिनल जो ऑलरेडी सैलरी ले रहा है उसी में से 10% दे देगा? ना ना ना, 10 एक्स्ट्रा देगा ना यार। अरे जो एनपीएस में देता है ना, वो फिर प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहा जो नए एम्प्लॉयर है। क्योंकि वो तो 50,000 ही कर सकता है, एम्प्लॉयर 10% दे देगा। कौन 50,000 कर सकता है सर? एम्प्लॉय खुद अगर एनपीएस में जमा करे तो 50,000 क्यों? का बेनिफिट क्यों 2 लाख भी कर सकता है वो? अगर वो तो 50 का मिलेगा ना। अगर 80C नहीं, वो नहीं जा रहा वहां पर 80C में, तो 80C है 2 लाख ऑलरेडी। 1.5 लाख का है तो फिर 50,000 एक्स्ट्रा है। तो वो अगर एम्प्लॉयर कर देगा तो 10% सैलरी का मिल जाएगा। नो 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 नो,
एम्प्लॉयर नहीं करता, एम्प्लॉय होगा तब एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल दे तो 10% नो ऑफ नो सैलरी नो, डाल दे। उसी जगह कंपलसरी है जहां एम्प्लॉय कर रहा है। Sir, last question, sir. Which ITR form to be filed in case of unregistered charitable trust, as Department Seven. Utility is also not allowed to file ITR 7? किसने कहा कि ITR 7 नहीं होता? वो तो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये कहते हैं, Okay. आपके सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर यही बात है तो फिर वो क्यों पूछते हैं वेदर रजिस्टर्ड और नॉट? क्यों पूछ रहे हैं? सीधा कहना गिव योर रजिस्ट्रेशन नंबर। वहां पर एक आता है वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। क्यों आता है जी? करेक्ट। यूटिलिटी में आएगा। वो एनपीएस वाला क्लियर नहीं हो रहा। एक एम्प्लॉय का पैकेज 40 लाख है और एम्प्लॉयर उसमें अगर 4 लाख उसके अकाउंट में डाल देते हैं एनपीएस में। सर अब एक और सुन लेना, एक नई चीज आ चुकी है, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, टू सुपरएनुएशन फंड एंड टू ये एनपीएस कैन नॉट एक्सीड 7.5 लाख। जितना भी 7.5 लाख से ऊपर होगा वो उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा एज परक्विजिट। चलो 7.5 से कम है तो 50,000 से तो ज्यादा ही हो गया ना। सर एक बात समझो ना, वो उसको कौन से लॉ में ले रहे हो आप? आपको 80 सीसीडी में 50 ही तो ले सकते हो, वो एम्प्लॉय का 50 है, आपका थोड़ी है। नहीं, आप एम्प्लॉयर तो कहां से लोगे? 80 सी 80 ट्रिपल सी 80 सीसीडी मिलाकर 1.5 लाख है। और कहां से जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 80 सी 80 ट्रिपल सी 80 सीसीडी मिलाकर 1.5 लाख है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग डिडक्शन है। पहले इनकम है फिर डिडक्शन है, पहले इनकम है फिर डिडक्शन है। पहले उसको इनकम मानी जाती है, पहले सैलरी में जुड़ता है फिर लेस होता है। मैं उसको 40 लाख सैलरी दे रहा हूँ, मैं उसको 35 लाख करके 4 लाख उसके अकाउंट में डाल देता हूँ एनपीएस में। वो बेनिफिट 12 लाख होगी ना। 10% से ऊपर अलाउड ही नहीं है तो 3 होगा, 3.5 होगा। 3.5 लाख डाल दी मैंने 35 लाख करके। अगर सपोज आजकल सैलरी कम कर ही रहे हैं तो मुझे 3.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा वो आके उसमें, और खुद करूंगा तो 50,000 ही लेता हूँ। सर आपको आप 3.5 लाख देना चाहते हैं, प्रोविडेंट फंड भी देते हैं? वो एम्प्लॉय अपना दे रहा है, उसका प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल नहीं होता। छोटी कंपनी है, सिर्फ 5-6 फिर तो एम्प्लॉय आप दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? सर ऐसा है, मेरे पास केस हैं जहां 4 करोड़ सैलरी ले रहे हैं और 12% प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल रही है। 48 लाख रुपया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और पूरा का पूरा एग्जेम्पशन है। उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्पशन है। उसको ही तो करके इन्होंने 7.5 लिया है। आपको अलाउड है इतना देना? मेरा जो एम्प्लॉयर है वो लाइसेंस ऑफिस है, उसकी इनकम कोई नहीं है, कोई रिटर्न नहीं जाती उसकी है जी। देखिए वो एम्प्लॉय अपने लाइसेंस ऑफिस के एम्प्लॉय, फॉरेन कंपनी का लाइसेंस ऑफिस है, वो अपने उसके 10 एक एम्प्लॉइज हैं, टीडीएस तो कटता है। टीडीएस कटता है। सर एक मिनट जरा आप पढ़ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं किया उन्होंने एनपीएस कर दिया, यही फायदा हुआ ना। हाँ जी। लेकिन जब वो एनपीएस में गया तो वो टैक्सेबल है कब? जब पैसा आएगा उस वक्त 60% माफ कर दिया गया, 40% पे टैक्स लगेगा। याद है? पहले तो पूरा टैक्सेबल था, अब 60% उसमें से माफ होगा जब भी विड्रॉ करेगा और 40% पे टैक्स भी देगा। और विड्रॉ की एक कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करो, हमें कोई मतलब नहीं। वो तो प्रोविडेंट फंड भी तो दे सकता था 7.5 तक। सर 7.5 तक प्रोविडेंट फंड भी तो दे सकता था, तो क्या मना है? Anyway, thank you, sir. Thank you very much for your wonderful deliberation. Before going to Rajiv Koliji for a vote of thanks, I acknowledge the presence August Sri P. Rai Chaudhary ji, advocate. वो मैं नाम लेना भूल गया उनका। हाँ, पी राय चौधरी जी हैं हमारे। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही तो मिला उनको, पर 2-3 दिन पहले ही भूल गया। सॉरी सर चौधरी साहब, ये तो स्टैंडिंग काउंसिल थे, मैडम भी रही हैं सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, और ये मिस्टर चौधरी भी सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद तो ये अपने प्रैक्टिस में आ ही जाते हैं और फिर हमारे पे रोब मारते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैडम सामने हैं, मैडम तो डाउन टू अर्थ वुमेन। आई टेल यू, ये सारे सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं। देखिए लर्निंग बहुत होती है, ये मैं आपको बता।
सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल की लर्निंग बहुत होती है, डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं और डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं। ये अदर साइड ऑफ द टेबल देख चुके हैं, इस साइड का टेबल भी देखी होती है इन्होंने, तो इनको फायदा तो होता ही है सर। मैं तो मजाक में जो मर्जी कहूँ, सीनियर स्टैंडिंग नहीं काउंसिल सर, आपका राइट है। बगैर पढ़े हुए तो कोई कर ही नहीं सकता। Thank you, sir. And over to Rajiv Kohli ji for formal vote of thanks, sir. Kohli साहब. सर थैंक यू फॉर सच अ नाइस डेलिब्रेशन अच्छी तरीके से, बिकॉज बेसिकली सो मच थिंग्स आर हैपनिंग। हमें अब दे दी बिटवीन द ओल्ड regime एंड द न्यू regime, but prima facie the old regime is superior per se, barring those persons who in case of individuals जिनके पास हाउस रेंट अलाउंस का अपने घर में रहते रहे, बेड नहीं मिलता तो सेविंग नहीं करेंगे। बट सर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है टैक्स कलेक्टर शुड बी लाइक द सनलाइट, सरप्लस एरिया से पानी लेके डेफिशिएंट एरिया में रेन डाल दे, एंड इट शुड बी रीजनेबल। ये तो वी आर मेकिंग फॉर efficiency, you are charging more tax. Surcharge is efficiency of a person who are paying more taxes. What you're getting quid pro in return is not there. So the corporate taxation का कोई फायदा है नहीं। So called have wash है कि हमने 15% कर दिया, 20% कर दिया। Unless the size of the cake grows, what is the use? वो तो हो नहीं रहा आज की डेट के अंदर, इतना धक्का मार रहे हैं। So it should be simple and simple करो, 8%, 16%, 24% खत्म कर दो सर, या कुछ। थैंक यू फॉर सच नाइस थिंग्स। ये सारी हमारी क्लैरिफिकेशन इतनी होगी, दोबारा सारी रिवीजन हो रही है दिन ब दिन, डे इन एंड डे आउट। थैंक्स आर डन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर वेलकम सर, वेलकम, ऑल द बेस्ट, टेक Thank you, केयर, sir. टेक केयर सर। थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, ब्लेसिंग्स ही तो दे रहे हो तुसी ਸਾਨੂੰ। बिल्कुल हाँ 6 स्कोर हो गया जी एमआई दा। मैं मुंबई इंडियन दा, देख लो चल रहा है मेरे सामने, बिल्कुल 6 सर। पर 0 अभी तो स्टार्ट हुआ 1.2 ओवर। अब जाके Thank मैच you, देखिए। तो हालांकि मैच का तो एक सिग्निफिकेंस नहीं है, एमआई तो जीता ही हुआ है, लेकिन हाँ जी। शायद उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसआरएच के लिए। SRH के लिए जी। उसके लिए अगर वो जीत गया तो कम से कम उसको चांस है आने का। जी सो सर, जी। सनराइजर देखो क्या करते हैं, हम तो सबके साथ है। लेट अस सी व्हाट सनराइजर्स आर बिल्कुल डूइंग। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।